हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 12 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो इससे मुझे पता चलता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं। लाइक एक ने पूछा हुआ था कि मैम किस तरह से हम इंटरनेशनल रिलेशंस के या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स किस तरह से बनाएं। तो गाइस, उसका इलाज एक ही है। देखो, जैसे हम डेली पढ़ते रहते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर कवर होगी या इकोनॉमी के अंडर कवर होगी, ये मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। फाइन। तो आप क्या करो, एक अलग से सेपरेट नोटबुक लगाओ स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है डेली डेली नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, विजन की जो मंथली कंपाइलेशन आती है तो उसमें स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन में जाओ और वहाँ से क्या करो, उन पर्टिकुलर न्यूज़ के नोट्स बना लो और जो भी उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है उसको आप ऐड करो। ठीक है। लाइक अगर कोई भी जैसे WHO आ गया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, और जो भी उसकी कुछ अच्छी बॉडीज़ हैं जो डिसीजंस लेती हैं, जो सेक्रेटेरिएट है, इन सब चीज़ों को लिखो। ठीक है। बिम्स्टेक हो गया, सार्स हो गया, या फिर इतनी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ होगी, G20 G7, इन सब के बारे में आप इस तरह से नोट्स बनाओ। फाइन। और अगर आपको कहीं और से कुछ भी सुनने में मिलता है या कहीं भी आप खुद पढ़ते हो, तो आप उसी वक्त क्या करो, उस पर्टिकुलर चीज़ को गूगल करो और अपना उसको नोट्स में ऐड ऑन करो। फाइन। तो आपको ऐसे ही चीज़ों को नोट्स बनाने हैं। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। और यही चीज़ आपको हर एक उसके लिए कवर करनी है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। अगर आप डेली डेली नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड। नहीं तो सबसे इसका ईजी आइडिया यही है कि आप विजन की मंथली कंपाइलेशन, क्योंकि उसमें क्या होता है, टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज जो होती है न्यूज़ दी जाती है, तो आप वहाँ से क्या है ईजिली बना सकते हैं नोट्स। ठीक है। बाकी आज की हम फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करें, दैट इज़ द एलोकेट मोर फूड ग्रेन्स अंडर द PDS टू क्लियर बल्जिंग स्टॉक्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है एग्रीकल्चर जो कि इकोनॉमी के अंडर कवर होगा, और ये जो न्यूज़ है स्पेशली मेज ओरिएंटेड है। अभी क्या आपको पता ही होगा, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है, देखो गाइस आपको पता है ना, जो MRP या जो MSP है, ये सब जो सेट होता है ना, MSP स्पेशली, वो CACP की रिकमेंडेशन पे ही होता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो CACP ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन दिए। अब हम पढ़ लेते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है। देखो, हम अपनी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि किस तरह से हम अपना इंडिया का फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सके। ठीक है। तो CACP ने अभी रिकमेंड किया कि हमें क्या करना है, फूड प्रोडक्शन से अब शिफ्ट होकर जो अपनी पॉलिसीज़ है वो फूड मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। ठीक है। तो हमें फूड मैनेज करने के बारे में फोकस करना, किस तरह से हम उसको स्टोर कर सकें, कहाँ पे कोल्ड चेन की ज़रूरत है, कहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको हम डेवलप कर सकें। ठीक है। सिंपल बात ये है। ठीक है। तो अभी क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फूड स्टॉक है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वेयर हाउस हैं उसमें जो फूड स्टॉक है एज ऑन 1 मई 2021 वो 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा जो सेंटर है वो क्या करता है, अभी जो ग्रेन्स हैं उनकी कुछ एडिशनल क्वांटिटीज़ को एलोकेट किया, किन को, अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उनको, और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कुछ प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, सो दैट हम उनको क्या करेंगे, 3 महीने का राशन एडवांस में दे देंगे टू क्लियर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। फाइन। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट के वेयर हाउस में, तो उसको क्लियर करने के लिए हम स्पेशली अंत्योदय अन्न योजना के अंडर जो बेनिफिशरीज हैं या फिर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, हम उनको 3 महीने का एडवांस में राशन दे रहे हैं। फिर क्या, इसके अलावा जो ओल्ड फूड ग्रेन है, जो मतलब कि हमने पिछले साल उगाई, जो ओल्ड फूड ग्रेन का जो स्टॉक है वो भी अभी तक गवर्नमेंट के पास पड़ा है, और वो हम डाइवर्ट कर देंगे, सो दैट बिकॉज अब वो ख़राब हो चुका है, तो उसको वेस्ट करने से अच्छा कि हम उसको यूज़ करके इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकें और उसको एज अ फीड पर्पस कर सकें। ठीक है। सो दैट हम उससे कुछ और वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो प्रधानमंत्री की अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है उसको, PM आशा स्कीम को रिव्यू करेंगे, और हम क्या करेंगे, क्योंकि जो PM आशा स्कीम है उसके अंदर ये कि हम क्या करेंगे, कुछ सिग्निफिकेंटली क्या डिक्लाइन हो रहा है, उसके अंदर जो हम एलोकेट करते हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए उस स्कीम को हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है। PM आशा स्कीम के अंडर सेंटर क्या करती है, मार्केट में इंटरवेन करती है, जो अब वो मार्केट में इंटरवेन करके गवर्नमेंट क्या करती है, वो वहाँ से ऑयल सीड्स को परचेज़ करती है, पल्सेस परचेज़ करती है, कहाँ से, फार्मर से, सो दैट अगर वहाँ पे प्राइस गिर जाते हैं। CACP ने ये भी रिकमेंड किया कि हम क्या करेंगे, PM आशा स्कीम के अंडर मेज़ को क्या करेंगे, मैदा को भी इंक्लूड करेंगे।
इसके अलावा आपको इस बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बॉडी थी 1965 में एग्जिस्टेंस आई थी और इसका काम ये कि मैंने आपको बताया है कि क्रॉप्स के एमएसपी दैट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करती है, सो दैट हम क्या कर सकें, सो दैट जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकें, अपनी फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और ओवरऑल जो ग्रेन प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके विद द एमर्जिंग डिमांड पैटर्न्स। ठीक है, और इसके जो रिकमेंडेशन होती है वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, तो देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे ही पूछते हैं कि क्या उसकी बाइंडिंग होती है रिकमेंडेशन या नहीं होती है। फाइन, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जरा हम और पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसको हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, इसके अंडर आपको पता ही होगा ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर है, जिसमें जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशरीज हैं हम उनको सब्सिडाइज प्राइस में क्या देते हैं, फूड ग्रेन देते हैं। ठीक है, 3 रुपये किलो राइस देते हैं, 2 रुपये किलो व्हीट देते हैं और 1 रुपये किलो में कोर सीरियल्स देते हैं, दैट इज़ द मोटे अनाज देते हैं। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना में किया जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूट करता है हर महीने 35 किलो फूड ग्रेन्स में और टू ऑलमोस्ट उन पुअरेस्ट फैमिलीज को, जो पुअरेस्ट होते हैं मतलब कि गरीबों में भी जो सबसे ज़्यादा गरीब है, और ये ऑलमोस्ट 30 मिलियन फैमिलीज को हम प्रोवाइड करते हैं। प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें जो सेंटर क्या करती है, हर मंथ हर एक इंसान को 5 किलो जो ग्रेन्स है वो एक्स्ट्रा देती है और साथ में हम 1 किलो क्या देते हैं, दाल भी देते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आपको पता है कोविड में आई थी, इसके अंडर क्या है, ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ये स्कीम स्टार्ट की गई थी अप्रैल 2020 में ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इसके अंडर सेंटर क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, 5 किलो व्हीट या राइस सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है ओवर एंड अबव देयर यूजली मंथली टाइम, मतलब कि जो मंथली उनकी डिमांड है उससे हम ऊपर उसको 5 किलो एक्स्ट्रा देते हैं। रिसेंटली सेंटर ने एक्सपेंड किया है इसका फ्री एडिशनल फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द नेशनल फूड सिक्योरिटी राशन कार्ड होल्डर्स टिल नवंबर 2021। फाइन, तो अभी क्या है, जो एडिशनल जो हम 5 किलो एडिशनल फूड ग्रेन दे रहे हैं अब वो नवंबर 2021 तक उनको दिया जाएगा। ठीक है, और ये थर्ड फेज है जिसमें क्या किया है, इसको एक्सपेंड करके अब नवंबर 2021 तक कर दिया। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ लिफ्टेड एन एम्बार्गो ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर इट्स ई ऑक्शन सेल्स पॉलिसी। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगी। अब हम जरा पढ़ते हैं इसमें क्या है। देखो अभी क्या है, जो कोल प्रोक्योर्ड, जैसे जो हम कोल परचेज करते हैं, प्रोक्योर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कुछ भी परचेज करना है। ठीक है, तो अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं कि किस तरह से आप कोल को परचेज कर सकते हो अंडर द ई ऑक्शन इज़ फॉर यूज़ विद इन द कंट्री एंड नॉट फॉर एक्सपोर्ट। मतलब सिंपल बात ये है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कंपनी है और अगर आपको कोल को परचेज करना है, लेकिन वो आप जो कोल परचेज करते हो अंडर ई ऑक्शन के अंडर, वो आप सिर्फ कोल अपनी कंट्री में यूज़ कर सकते हो, फॉर एक्सपोर्ट आप उसको परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी क्या है, इस प्रोविज़न को क्या किया, अमेंड किया गया और हमने क्या किया है, इसमें हमने अब कोल के एक्सपोर्ट के लिए भी कोल की परचेसिंग को अलाउड किया जाएगा अंडर द ई ऑक्शन। फाइन, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, जो कोल परचेज करते हैं इंक्लूडिंग ट्रेडर्स उनको अलाउड करती है कि अब आप क्या कर सकती हो, कोल को एक्सपोर्ट करने के लिए कोल को परचेज कर सकते हो अंडर 2 कैटेगरीज ऑफ ई ऑक्शन स्कीम। फाइन, तो ई ऑक्शन के अंडर भी 2 स्कीम्स हैं, एक है स्पोर्ट ई ऑक्शन स्कीम है और दूसरी है स्पेशल शॉप स्पोर्ट ई ऑक्शन स्कीम। फाइन, अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो स्पोर्ट ई ऑक्शन या फिर जो स्पेशल स्पोर्ट ई ऑक्शन है, उन दोनों के अंदर टुगेदर मिला के जो ड्राई फ्यूल का जो एलोकेशन है वो उसका जो टारगेट है 2021 में कि 46 मिलियन टन है। मतलब सिंपल बात ये है कि हमने इन दोनों स्कीम्स के अंदर ई ऑक्शन के अंदर हमने जो ड्राई फ्यूल है या फिर जो कोयला है वो हमने 46 मिलियन टन क्या करना है, एलोकेट करना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या, देखो अभी तक हम क्या करते थे, कोल परचेज इसलिए करते थे, मतलब कोल की सेल इसलिए करती थी गवर्नमेंट सो दैट वो सिर्फ कंट्री में यूज़ करे, ठीक है, कुछ प्रोड्यूस करे, ठीक है ऐसा। लेकिन अभी क्या उनको अलाउड करती है कि हाँ आप एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमारे जो कोल के एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, सिंस जो इंडिया के जो कोल है वो काफ़ी ज़्यादा डीप डिस्काउंट में अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये सिर्फ हमारे आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहीं तक पहुँच पाते हैं, जैसे नेपाल, भूटान विया द इनफॉर्मल रोड। इसके अलावा इससे हमारी कोल की प्रोडक्शन भी बूस्ट होगी। इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है अगर हम कोल डिपॉजिट्स में देखें, लेकिन जो हमारे कोल रिजर्व्स हैं वो बहुत, क्योंकि हमारे जो कोल रिजर्व्स हैं बहुत पुराने हैं, इवन
100 ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा क्या है, ऑफकोर्स अगर हम कोल को और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर कोल का अच्छे से हम यूटिलाइज करेंगे तो हमारा जो एनर्जी सेक्टर में जो ट्रेड डेफिसिट है वो लोअर होगा, बिकॉज हम कहीं ना कहीं फिर इंपोर्ट्स पे अपना डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो एज मूव गेम्स एट अ टाइम, जब एवरेज जो ग्लोबल स्पोर्ट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई पे है, ठीक है। इसके अलावा जो कोल इंडिया लिमिटेड है, देखो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर और महारत्न है, ठीक है। नवरत्न होती है, मिनी रत्न और महारत्ना, 3 तरह की कंपनीज होती है। तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो महारत्ना कंपनी है और ये सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है हमारे वर्ल्ड में। फाइन, अब जब हम देखते हैं कि और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट हम अपनी कोल की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकें। सबसे पहला आया था, हम पढ़ते रहते हैं, ऑक्शन ऑफ कोल माइंस फॉर कमर्शियल स्किल, मतलब कि इसमें भी पहले यही होता था। इस स्कीम को भी हमने अमेंड किया था क्योंकि पहले प्रीवियसली क्या अलाउड था, जो कंपनीज थी उन्हें सिर्फ कोल फॉर इट्स ओन यूज़, अगर वो अपनी यूज़ के लिए चाहते हैं तो वो कोल को परचेज कर सकते थे, लेकिन और चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन इसको फिर अमेंड किया था और इसमें ये बोला था फॉर कोल स्टार्टेड टू अचीव 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन बाय 2024, सो दैट हम अपना जो टारगेट है वो उसको अचीव कर सकें। इसके अलावा हमने कुछ न्यू वॉशर्स को एस्टेब्लिश किया सो दैट हम क्लीन कोल को एनहेंस कर सकें। इसके अलावा हमने इफेक्टिव और कैपेसिटी अपनी बढ़ाई सो दैट हम नए रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकें। क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज लेके आए सो दैट हम कोल से रिलेटेड जो बिजनेस चल रहा है उसको सस्टेन कर सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, ओवर 40% वैकेंसीज इन द जजेस पोस्ट इन द 11 हाई कोर्ट्स। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है GS टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। देखो गाइज अभी क्या है, हाई कोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज की बात चल रही है और हमने ये पहले आई थिंक कुछ हफ्ते पहले हमने पढ़ा था, तो इसमें बोला है कि जो 40% से ज़्यादा वैकेंसी था वो मेनली 11 हाई कोर्ट्स में। अब हम देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डाटा के अकॉर्डिंग 430 जो पोस्ट हैं उनको अभी फिल करना बाकी है और जो स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कि 25 हाई कोर्ट्स में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 1080 जजेस की है और जिसमें से भी जो वैकेंट पोस्ट है वो 430 पोस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में भी इवन के 7 वैकेंसीज हैं अभी तक। अब रीज़न क्या है इतनी वैकेंसीज होने का? देखो आपको पता है जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है आइदर ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो एक कोलिजियम सिस्टम से किया जाता है, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट होता है। फाइन, मतलब कि जो कोलिजियम अगर आपको रिकमेंडेशन देती है क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं होती है, तो इसलिए जो कोलिजियम सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अगर रिकमेंडेशन दे रहा है और लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, देयर आर एट लीस्ट 30%, मतलब कि जो कोलिजियम रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ इस पोस्ट पे पर्टिकुलर इस जज को अपॉइंट किया जाए, तो उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको 33% रिजेक्ट किया जा रहा है बाय द एपेक्स कोर्ट कोलिजियम। इसके अलावा क्या है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट का जो भी उसका प्रोसीजर हो रहा है वो डिले हो रहा है, मतलब कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है जो 6 वीक्स देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अब इस रिकमेंडेशन पे अप्रूवल दे दो, ठीक है। और अगर कोई सजेशन देना तो आप वो भी दे दो, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इस प्रोसेसिंग में और अपने कमेंट्स भेजने में, तो इस वजह से क्या डिले हो रहा है। इसके अलावा जो लोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं कि वो जजशिप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फाइन, अभी एक रिलेटेड न्यूज़ है जिसमें ये बोला है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया है, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को अनवील किया है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ सस्टेन ऑल इंक्लूसिव मॉडर्न कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज है अक्रॉस द कंट्री जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इकट्ठे रखेगी, ठीक है। इसका एम देखो, अब आपको इस बॉडी के बारे में पता होना चाहिए फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, जिसका एम यही है कि वो क्या करेगी, जस्टिस डिलीवरी को एनहेंस करेगी, हमारी जो जस्टिस डिलीवरी की जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करेगी और जो हमारे पेंडेंसी केसेस को उसको रिड्यूस करेगी, स्पेशली स्मॉलर टाउन्स और रूरल एरियाज में। अभी इसके लिए दैट इज अ फॉर नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के लिए स्टेट्स को क्या चाहिए कि उनको मॉडर्न कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस को सेटअप करना और इसके लिए काफ़ी फंड चाहिए थ्रू अ वन टाइम ग्रांट। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया इज फेसिंग कंडीशन ऑफ द हीट वेव्स। आपको पता ही है जून जुलाई का महीना है और अपने जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे तो हीट वेव्स आनी ही आनी है। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, ज्योग्राफी सेक्शन में अंडर GS1। अभी क्या है, IMD दैट इज़ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हीट वेव। व्हाट इज एक्चुअली हीट वेव? हीट वेव उस पर्टिकुलर चीज़ को हम हीट वेव तब कंसीडर करते हैं जब मैक्सिमम टेम्परेचर स्टेशन पे, ठीक है, एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस रहे
ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा प्लेन रीजन के लिए। ठीक है, अभी हम प्लेन रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोस्टल स्टेशंस आपको पता है जहाँ पे समुद्र के किनारे, अगर वहाँ पे जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 37 या उससे ज़्यादा रहे, और हिली रीजन्स पे अगर ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा रहे, तब हम बोलते हैं कि वहाँ पे हीट वेव चल रही है। ठीक है, तो IMD के अकॉर्डिंग हीट वेव हम कब कंसीडर करते हैं? प्लेन रीजन के लिए 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, कोस्टल एरिया के लिए 37 डिग्री सेल्सियस और मोर, और हिली रीजन के लिए 30 डिग्री सेल्सियस और मोर। अब ये आपको याद रखना है। अभी क्या है, अगर हीट वेव कब बोलते हैं? अगर वो अपना जो टेम्परेचर है 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 44.5 डिग्री या 46 डिग्री तक हो जाए, देन वी कैन से कि वो क्या कर रही है, अपनी हीट वेव है। ठीक है, सीवियर हीट वेव हम कब बोलते हैं? जब जो टेम्परेचर है वो इतना हो जाए कि वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। फाइन, तो हीट वेव टिपिकली मार्च से जून के बीच में रहती है, और कुछ केसेस में इवन जुलाई तक भी रहते हैं, बिकॉज आपको पता है जून जुलाई तक थोड़ा मानसून आ जाता है, तो इसलिए हीट वेव नहीं आती, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में, रेयर केसेस में जुलाई तक भी पहुंचती हैं। कंडीशंस क्या फेवरेबल है, हीट वेव क्यों आती हैं? ठीक है, सबसे पहले कि ऑफकोर्स हॉट ड्राई एयर आपके ऊपर चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉइस्चर का एब्सेंस है, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो यार अपने भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली क्लाउडलेस स्काई है फॉर मैक्सिमम इंसुलेशन। इसके अलावा जो एंटी साइक्लोनिक फ्लो है ओवर द एरिया। ठीक है, तो दीज आर द मेजर कॉजेज विच इज़ द मतलब कि जिसकी वजह से हीट वेव्स आती हैं। हेल्थ इंपैक्ट क्या हो सकता है हीट वेव का? देखो, इसके डिहाइड्रेशन हो सकता है, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। ठीक है, हीट स्ट्रोक वगैरह ये सब हो सकते हैं। की स्ट्रेटजीज क्या है सो दैट आप हीट वेव को मैनेज कर सको? सबसे पहले क्या है, हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंटरजेंसी कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सो दैट हम रेजिडेंट्स को अलर्ट कर सकें कि आपको हाई और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को प्रेडिक्ट कर सको। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने हैं लोकल लेवल पे, सो दैट हम ये देख सकें कि इस हीट वेव से रिलेटेड जो इलनेस है उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकें और जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें। इसके अलावा ऑफकोर्स पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है और कम्युनिटी आउटरीच। नेक्स्ट न्यूज़ है, कर्नाटका हाई कोर्ट अलाउस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रोब अमेजोन एंड द फ्लिपकार्ट। तो गाइस, अब ये जो न्यूज़ है हमारी किस में कवर होगी? देखो, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है ये पॉलिटी में कवर होगी, क्योंकि एक ऐसी बॉडी है। फाइन, बाकी ये जो न्यूज़ है वैसे हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? उसका काम यही है देखना है कि जो मार्केट में क्या बना हो, कॉम्पिटिशन बना तो है, तो ये ना हो कि कहीं जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर आपने देखना 1000 रुपये की चीज़ आपको 200-300 रुपये में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक लोग हैं ना लोकल मार्केट में, उनको कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोल दिया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कि हाँ, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। लास्ट ईयर क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब हम सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में पढ़ लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002। इसका काम यही है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है कंपटीशन पे, उनको एलिमिनेट करना और एक प्रमोट करना सस्टेन कंपटीशन को, सो दैट हम कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन मार्केट्स, उनको इंश्योर करा सकें टू आवर कंज्यूमर्स और टू आवर सिटीजन। ठीक है, लास्ट ईयर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अनाउंस किया था कि हमें क्या करना है, जो ई कॉमर्स जाइंट्स, जो स्पेशली बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जिनके ऊपर अक्सर लोग क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कंपटीशन लॉस को वायलेट कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अलाउ कर दिया था। ठीक है, हाउएवर 2 कंपनीज हैं जिन्होंने मैनेज कर लिया था कि नहीं, हम पे इसके चार्जेस नहीं लगेंगे, और वही 2 कंपनीज थी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ठीक है, मतलब कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे पिछले साल भी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, लेकिन इन दोनों कंपनीज ने कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया था टू गेट अ स्टे अंटिल नाउ। ठीक है, अब एलिगेशंस क्या हैं, दोनों पे इल्ज़ाम क्या है जरा हम देखते थे। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि जो अमेजोन या जो फ्लिपकार्ट है, कोई भी जो ऐसी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड को ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकती, 25% ज़्यादा नहीं दे सकती। ठीक है, तो इन्होंने ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो क्या कर रही है, कुछ सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रही है और उनके इनडायरेक्ट जो स्टेक्स हैं उनको भी ओन कर रही है। इसके अलावा क्या कर रही है, प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रही है, मतलब कि जानबूझ के प्राइस को हेर फेर कर रही है और कुछ ना कुछ क्या कर रही है, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है जो गलत है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं उनको भी क्या कर रही है,
वायलेट कर रही है, जो हमारी ई कॉमर्स को इफेक्ट कर सकती है। अब आपको पता ही है 2 तरह के बेस्ड मॉडल होता है, एक इन्वेंट्री बेस्ड होता है, एक मार्केट बेस्ड मॉडल है, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो बेस्ड, क्योंकि जो अमेजन फ्लिपकार्ट है वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल से काम करते हैं। इन्वेंट्री बेस्ड का मतलब क्या होता है, वो सिंपल एक तरह के बीच की तरह एजेंट होते हैं। लाइक अगर सपोज करो आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो वो अमेजोन के पास अपने पास नहीं है कि वो आपको, अगर आपने शर्ट ऑर्डर की तो शर्ट आपको उठा के डिलीवर कर, नहीं, वो क्या करेगा, जिस एक सेलर से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है वो उस पर्टिकुलर सेलर से वो शर्ट उठा के आपको डिलीवर करता है, ठीक है। जैसे जोमेटो है, आप जोमेटो को ऑर्डर करते हो, कोई जोमेटो खुद थोड़ा खाना बना के देता है, नहीं, जो रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट और आपको कनेक्ट करता है, तो जोमेटो एक तरह का एजेंट है। उसी तरह जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है वो भी एक तरह का एजेंट काम कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऐसा होता है जिसमें वो एज एन एजेंट करते हैं। मार्केट बेस्ड मॉडल ऐसा होता है जिसमें वो कंपनी पर्टिकुलर अपने पास स्टॉक रखती है, ठीक है। तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में एफडीआई लिमिटेड है और एफडीआई उसमें परमिटेड नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है। इसके अलावा वो क्या कर रही है, वो फ़ोन ब्रांड्स पे हो गया या फिर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप डिस्काउंट करती है और एक्सक्लूसिव डील्स देते हैं। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया था, दैट इज़ अ ई कॉमर्स पॉलिसी, सो दैट हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना के रख सकें, सो दैट एक कॉम्पिटिशन बनना चाहिए इंक्लूडिंग स्टॉक होल्डर्स, कंज्यूमर्स, एमएसएमएस एंड स्टार्टअप। इससे ये जो लॉ आया था या फिर जो ये ड्राफ्ट रिलीज़ किया था ई कॉमर्स पॉलिसी, इसका ये एम था कि हम जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं उनको इंश्योर कराएं कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे सभी सेलर्स या जो भी वेंडर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है और किसी को भी प्रेफरेंस ट्रीट नहीं करना है। फाइन, यही बात करी थी। तो यही किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे हुए हैं। अब हम देख लेते हैं ई कॉमर्स, आपको पता है जिसमें आप गुड्स या सर्विसेज को सेल या परचेज करते हो बाय द डिजिटल प्रोजेक्ट्स ओवर द डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। एट प्रेजेंट जो ई कॉमर्स है उनको गवर्न किया जाता है बाय वेरियस रेगुलेशन, जो किसके अंडर कवर होता है, अंडर वेरियस मिनिस्ट्री। हमारे 2 तरह के ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल होते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इन्वेंट्री बेस्ड, मार्केट बेस्ड। इन्वेंट्री में क्या होता है, इसमें जो ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो बंदा जो गुड्स और सर्विसेज को उसको एक्चुअली ओन नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्टली परचेज नहीं करता है, ठीक है। और मार्केट बेस्ड में क्या होता है, इसमें जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं और एक तरह का फैसिलिटेटर एक्ट करते हैं बिटवीन द बायर एंड सेलर, दैट इज एग्जांपल है अमेजन और फ्लिपकार्ट। फाइन गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो मैंने इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का बताया, वो एक्चुअली मार्केट बेस्ड होता है और इन्वेंट्री बेस्ड होता है कि हाँ उनके पास अपना स्टॉक होता है। फाइन, तो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया। जो मैंने अभी तक आपको डेफिनेशन बताई थी इन्वेंट्री बेस्ड की, तो वो एक्चुअली मार्केट बेस्ड मॉडल की। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़, दैट इज द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। अभी क्या है, यूएन की एक न्यू रिपोर्ट है, दैट इज़ उन्होंने बताया कि जो स्मॉल एंड आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की जो जीडीपी है वो 3 टाइम ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है देन अदर डेवलपिंग कंट्रीज इन 2020, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रही है, ये कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से हो रही है। बिकॉज देखो जो स्मॉल आइलैंड ऐसे ऐसे स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होती हैं, वो बेसिकली टूरिज्म सेक्टर से ही चलती है। अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से टूरिज्म कहीं ना कहीं बंद था, तो इन लोगों की जो जीडीपी है उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं ये एक डिस्टिंक्ट ग्रुप होता है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल और जो एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जो रिकॉग्नाइज की गई है एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट 1992, ठीक है। ये कुछ 38 इसमें यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं और 20 इसमें नॉन यूएन मेंबर्स हैं, जो कि इसके एसोसिएट मेंबर ऑफ रीजनल कमीशन है। फाइन, नेक्स्ट है फॉरेक्स रिजर्व। अभी क्या है, इंडिया ने रशिया के साथ टाइज बढ़ाई है, मतलब टाइज बंदी है, जो कि एज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व, मतलब कि जब इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन गया है एट $605 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी बार यूपीएससी में पूछा हुआ है कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो ये गोल्ड हो गया, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं आईएमएफ के, कोई भी फॉरेन करेंसी स्पेशली जो आपकी 5 बास्केट है उसमें रखी हुई हो, ठीक है, या फिर आपका जो भी आपने कंट्रोल किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, दिस और आर अ पार्ट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। यूज़ क्या है, आईएमएफ के अकॉर्डिंग आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं उस पर्टिकुलर इन कंट्री का। अगर हमारा फॉरेक्स ज़्यादा तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरी मेजर्स, मतलब कि हमें और देशों से अच्छी हेल्प भी मिल जाती है अगर आपका फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो अच्छा चल रहा हो, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, मतलब कि जैसे कोविड आ गई या कोई भी ऐसा मतलब कि अगर वॉर हो गया, तो इसमें जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो हमारी कहीं ना कहीं घट जाती हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास इतनी फॉरेन करेंसी होती है कि हम इन शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फाइन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। फाइन, तो दे ऑल्सो लिमिट द एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज बाय मेंटेनिंग द फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस और व्हेन access to borrowing is limited।
नेक्स्ट है खादी प्राकृतिक पेंट। अभी के रिसेंटली क्या है, एक फ्रॉड हुआ है ऑन द यूज़ ऑफ खादी ब्रांड एंड खादी प्राकृतिक पेंट, उसको ऑब्जॉर्व किया गया। अभी जो खादी प्राकृतिक पेंट है उनको डेवलप किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, जो कि एक यूनिक इनोवेटिव पेंट है जो गायो डंग मतलब गाँव के गोबर से बना है। 2021 में इस पेंट को लॉन्च किया गया था, जो कि एक इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक पेंट है और इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जैसे एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है और इसकी कोई स्मेल भी नहीं है और हैवी मेटल्स भी नहीं है और नेचुरल थर्मल इंसुलेटर कॉस्ट पर। तो गाइज आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आप मुझे थोड़ा सा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इस बॉडी के बारे में आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल। अभी क्या एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने एक स्पेशल सेरेमनी रखी है यूपी के शाहजहाँपुर में, जो कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का बर्थ प्लेस होता था, जहाँ पे उन्होंने उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए, ठीक है, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी 11 जून को होती है। राम प्रसाद बिस्मिल एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अगेंस्ट लड़े थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फॉर्म किया था और इनमें कुछ लीडर्स थे, आपको पता होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। इवन कि उन्होंने मनिनपुर कॉन्स्पिरेंसी जो 1918 में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था और ककोरी कॉन्स्पिरेंसी 1925 इसमें भी पार्टिसिपेट किया था विद अशफक उल्ला खान एंड रोशन सिंह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट है लास्ट न्यूज, दैट इज द ओएल टू पीएसयूज एंड टू सपोर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट। ऐसे ओएल की पीएसयूज कौन सी होगी, आईओसीएल होगी, ओएनजीसी होगी, एचपीसीएल होगी, बीपीसीएल होगी, ठीक है। तो ये सब ओएल पीएसयूज है, वो क्या करेंगे अब आर्ट एंड क्राफ्ट को सपोर्ट करेंगे। अभी क्या ओएनजीसी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें वो क्या करेंगे, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कि उनको जिनको मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे और लोकल आर्टिसंस को एम्पावर करेंगे। इसके अंदर 5 प्रोजेक्ट को सपोर्ट दिया जा रहा है ओएनजीसी के द्वारा। एक है बैम्बू कोटे, जिसमें क्या है एक बहुत पुरानी क्राफ्टिंग डेकोरेटिव आइटम है जिसको हम बैम्बू से बनाते हैं बाय आर्टिसंस ऑफ झब्बुआ डिस्ट्रिक्ट। अब आपको झब्बुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो आर्टिसंस किसके बनाते हैं, मध्य प्रदेश के झब्बू डिस्ट्रिक्ट के। ढोकरा ये एक एंशियंट मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है एंड लोस्ट वैक्स टेक्निक सीरे पर्डो ये यूज़ की जाती है बाय आर्टिसंस ऑफ ढेंकनल जो उड़ीसा के हैं। लैक है ये एक फोर्ट कॉटन कल्चर है जिसमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज बेस्ड एक कल्टीवेशन होती है और यहाँ इसको रिवाइव किया जाएगा बाय द ट्रेनिंग कम्युनिटीज़ इन खूंटी एंड गुमला डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के हैं। भोटिया ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ वुड डाइंग, इसमें मतलब कि वुड को डाई करते हैं बाय भोटिया ट्राइब इन उत्तराखंड। असम सिल्क हैंडलूम वीविंग इन असम। तो गाइस अभी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये देखना है कि कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग या कहाँ पे किस स्टेट में परफॉर्म हो रही है। जैसे भोटिया किस परफॉर्मेंस पे हो रहा है, उत्तराखंड में किसके द्वारा की जाइए, भोटिया ट्राइब, और भोटिया ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड की। लाख कहाँ पे है, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ढोकरा, ये सब आपको याद रखना है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।